Strategic Vision India, a collaboration between IOP EPC and ICAR IIOR presents GAP, Good Agricultural Practices. Greatest gift of Mother Nature, sesame seeds and sesame oil. Janani Janmabhumischa Swargadapi Garyasi. अर्थात जननी जन्मभूमि स्वर्ग से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। जन्मभूमि अर्थात धरती माँ, जिसकी गोद अपने बच्चों के लिए खजानों से भरी रहती है। उन्हीं में से एक अद्भुत खजाना है तिल। इतिहास में ये लिखा गया है कि तिल जो है और तिल का तेल है वो सबसे अच्छे से अच्छा तेल है ये जगत में। धरा मानेंगे जमीन, धरा यानी मैं धरा श्रीवास्तव, डूइंग PhD इन प्लांट ब्रीडिंग ऑन सेसमे। 8 साल पहले की मैं और मेरी सहेलियां। अरे तुमने क्या तिल का तेल लगाया हुआ है? दादी कहती है प्रकृति का वरदान है, गर्मी से निदान है, इससे अच्छी कोई छतरी नहीं होती। मटमैले रंग की यूनिफॉर्म, खिलखिलाती गुदगुदाती सहेलियां और ढेर सारे सपने। तब सोचा नहीं था इस मिट्टी की महक मेरे तन मन में बसेगी और मिल जाएगी। जिंदगी के सपनों को एक नई उड़ान, विज्ञान की उड़ान, अनुसंधान की उड़ान। अमृत काल के लिए एक और अनिवार्यता है और वो है जय अनुसंधान, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। कहते हैं कि जिंदगी चैप्टर्स में आती है। एक दिन कड़कती धूप की लोरी और लड़खड़ाते कदमों की ताल ने मुझे मिट्टी से ही मिला दिया। मेरे सपनों की जिज्ञासा को नए पंख लग गए। सवाल भी तो कई थे, मगर सभी का जवाब कहीं ना कहीं तिल की पैदावार में ही छिपा था। जैसा कि हम जानते हैं, वर्षा या औसत से कम वर्षा और इसकी वजह से सिंचाई का संसाधन न मिल पाना भारत के किसानों के लिए मॉनसून का मिजाज अक्सर आपदाएं लेकर आता है। तिल की पैदावार माननीय प्रधानमंत्री की आपदा में अवसर ढूंढने की रणनीति में काफी कारगर साबित हो सकता है। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी कि जो तिल भारत में 2000 साल से भी ज्यादा पुराना था, उसके बारे में किसानों को इतनी कम जानकारी कैसे थी? अफ्रीका और अन्य देशों की तुलना में तिल की पैदावार भारत में कम क्यों थी? The production has come down, especially in the Kharif, that is the winter crop. Or the farmers, I would say, are not very happy to grow sesame seed, as they would like to grow some other oil seeds instead. तिल जो किसानों को लगता है कि ये जमीन खाली पड़ी है और उसको दूसरी फसलों के साथ में बो देते, उसको वो अपनी फसल को अब तक वो ये सोचते हैं कि ये एक अल्टरनेट फसल है जिसको उगाया जा सकता है। इस बात को समझने के लिए मैं अफ्रीका गई। वहाँ के खेतों की पगडंडियों पर चलते चलते मुझे लगा कि हिंदुस्तान वापस लौट चले और भारत के कृषि क्षेत्र में तिल को पहले सा गौरव वापस दिलाऊं। सोशल मीडिया पे मेरी मुलाकात एक अद्भुत गाइड राजेश्वर जगन्नाथ अप्पाराव उत्तरापुरकर से हुई। अद्भुत लेकिन आश्चर्यजनक गाइड ने मुझे भारत में तिल की खेती से जुड़े लोगों से मिलवाने का वादा किया। फिर क्या था, माँ की गोद की महक मुझे जन्मभूमि खींच लाई। मिस हाँ, आप कौन? हम राजेश्वर अप्पा जगन्नाथ उत्तरापुरकर, योर गाइड। ओके, क्या नाम बताया आपने? राजेश्वर अप्पा जगन्नाथ उत्तरापुरकर। देखिए, RAJU, राजू। मैं आपको राजू बुलाऊंगी। राजू, ओके। तिल से ताल मिलाने के लिए मैंने शुरू की एक यात्रा, मगर पहले ही कदम पर ठोकर लगी। खेत से बाहर निकलते वक्त मेरे जहन में था बस एक ही ख्याल, अरे कैसे मिलाऊं मैं सुनो, तिल की ताल अरे से सुनो तो, ताल।
अरे धरा धरा, क्या हुआ? हाँ? ये देखो, ये क्या है? अफ्रीका की मिट्टी। अफ्रीका की मिट्टी? तो वहाँ की मिट्टी में तिल का इतना उत्पादन और यहाँ इतना कम क्यों? एक्सक्यूज मी डॉक्टर रमेश। यस, कहिए क्या हुआ? डॉक्टर रमेश, ये अफ्रीका की मिट्टी है और इनका ये कहना है कि अफ्रीका की मिट्टी में तिल का उत्पादन इतना अच्छा क्यों होता है और हिंदुस्तान की मिट्टी में क्यों नहीं? बहुत बढ़िया सवाल है। हिंदुस्तान की मिट्टी इस देश में, पूरी दुनिया में कृषि उपज के लिए सबसे उम्दा मिट्टी है। बात है कि आप खेती कैसे कर रहे हैं, उसी से फर्क आता है। उसको हम बोलते हैं गैप, गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। गैप टू गैप, गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। We are, along with ICAR and IIOR, jointly we're going to start educating the farmers on GAP, that is good agricultural practices. गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो है वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट की जाए। हम चाहते हैं कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनके साथ में मिल करके जो हमारे किसान हैं उनको गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में जानकारी दें। गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को समझने के 2 स्तर हैं। पहला स्तर जहां कृषि वैज्ञानिक किसी गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस की खोज करते हैं, नए नए आविष्कार करते हैं, और दूसरा स्तर वो जब भारत के किसान तिल के खेतों में इन्हीं प्रैक्टिसेस का पूरी तरह पालन करते हैं। डॉक्टर रमेश के कहने पर राजू गाइड ने मेरी मुलाकात करवाई डॉक्टर सुजाता से। मैं कम इन मैम? Yes, नमस्कार मैम। नमस्ते मैम। डॉक्टर सुजाता की बातें सुनकर मुझे यकीन हो गया कि भारत 21वीं सदी में तिल के पौधे के साथ फिर से एक नया इतिहास लिखने को तैयार है। पारंपरिक फसल है, इसलिए उसको प्राचीन काल से ही हम उगाया जाता है। उच्च विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट्स, सबसे श्रेष्ठ तेल है। इसके वजह से उसको तिलहन का महारानी कहा जाता है। डॉक्टर सुजाता ने राजू और मुझे भेजा एक ऐसे खेत में जहां तिल को बोने की तैयारी चल रही थी। दरअसल राजू गाइड और डॉक्टर रमेश ने फैसला कर लिया था कि तिल के बोए जाने से फसल की कटाई तक वो तिल के खेतों में मुझे एक सफर पर ले जाएंगे, और इस सफर में मेरी हमसफर होंगी गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, यानी कि गैप। किसान भाइयों, तिलहन की अच्छी खेत के लिए, पैदावार के लिए जमीन का तैयारी है वो बहुत अच्छी तरह से करना चाहिए। उसके लिए जमीन को समतल करके बरसाती पानी का संग्रह हो, ऐसे समतल जमीन है उसमें 45 सेंटीमीटर अंतर से चाष लगाना चाहिए। बाद में आपके पास जो भी अच्छा गोबर का खाद है उसको उपलब्धि के हिसाब से डालना चाहिए। दूसरी कंट्रीज जो तिल खाती है उनके लिए ये स्टेपल क्रॉप है। स्टेपल क्रॉप मतलब जरूरियात की चीज़। 17.2 लाख हेक्टेयर्स में उगाए जाते हैं हमारा देश में। मुख्यतः इसकी खेती मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में की जाती है। सबसे अच्छा समय तिल के लिए माना जाता है कि खरीफ सीजन, जो कि 15 जून से लेके 15 जुलाई तक का मौसम सबसे उपयुक्त माना जाता है तिल के लिए। लेकिन आजकल का जो चेंजेस आ रहे हैं क्लाइमेट में, उसके हिसाब से हम लोग ने जो अपना यहाँ पे रिसर्च की उससे पता लगाया है कि अब इस वक्त लगभग सबसे अच्छा मौसम जो है वो यही है। सबसे पहले बीज की बात करें तो किसान भाई ये ध्यान रखें कि उनका जो बीज है वो उच्च गुणवत्ता युक्त बीज का इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर हम बीज अच्छा लेते हैं उसी से लगभग हमारे जो उत्पादन है उसमें 15 से 20% की वृद्धि हमको किसान भाइयों को देखने मिलती है। TKG 21, TKG 22 ये किस्में हमारे पूरे देश में ये चलती हैं और इनको आप किसी भी मौसम में लें, इसमें लगभग 50% तेल की मात्रा रहती है इसके बीज में और 25 से 30% प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, जो कि हमारे लिए इसका उपयोग हम लोग खाद्य के रूप में इसके तेल का उपयोग करते हैं, जो कि सबसे पौष्टिक माना जाता है। जो हमारा खेत का चुनाव है उसके लिए किसान भाई हमेशा ऐसी मिट्टी का चयन करें। यहाँ पर हम लोग ने बलुई डोमेट जो मिट्टी होती है उस मिट्टी पे किसान भाई इसकी तिल की खेती लें। उसके साथ में एक चीज़ पे ध्यान दें कि जो मिट्टी है उसको पहले अच्छे से जुताई कर लें, जिससे कि जो उर्वरा शक्ति है हमारे खेत की वो बढ़ जाएगी और साथ में उपज अच्छी मिलेगी।
रमेश जी ने राजू और मुझे एक ऐसे खेत में बुलाया जहाँ पर खेत को तिल की खेती के लिए तैयार किया जा रहा था। यहाँ मुझे ढूंढना था एक जरूरी सवाल का जवाब। देखो और समझो, मेरी बात पर गौर करो और समझो, और हम चाहते हैं कि ये सारी बातें आप किसान भाइयों को भी समझाइए। मैंने देखा कि राजू का ध्यान तो नोट लिखने में था ही नहीं और मैंने नोटपैड छीन लिया। मुझे दीजिए, मैं लिखता हूँ। उससे नोटपैड लेकर मैं खुद लिखने लगी। इस तरफ हो रही है जुताई, तिल मेरी साधना है, तो उसमें जरा भी लापरवाही मुझे बर्दाश्त नहीं। 1 मिनट, किसी का फोन आया है। मैंने आगे का सफर हेलो? अकेले ही तय करने का फैसला लिया। मेरी बात तो सुनिए। राजू जो कर रहा था उसे मैं क्या कह रहा जिम्मेदाराना हूँ? हरकत मानती हूँ। मैं अरे ऐसे ही गुस्सा हो गया यार। तिल मेरी पूजा है, मेरा जीवन है। जो वावेतर का अंतर है वो सबसे बड़ा मायना रखता है। इसलिए जब 6 पान की अवस्था होती है तब उसको डिस्टेंस अच्छा करने के लिए जो ज़्यादा छोड़ है उसको उखाड़ के दोनों छोड़ के बीच में 10 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर जितना अंतर रखना चाहिए। खास करके ऑटोमेटिक जो सीड ड्रिल आता है इसके हिसाब से बुआई करनी चाहिए। और उसका वैरायटी यानी कि किस्म की बात करें तो विस्तार के अनुरूप जो प्रचलित और भलामण किया हुआ किस्म का तिल का बियारण चुन के अच्छी जगह से सर्टिफाइड एजेंसी के पास से लेना चाहिए। सर्टिफाइड सीड अगर फार्मर यूज़ करता है तो उसका ईल्ड 15 से 25% तक बढ़ जाएगा। तिल की खेती करना ही एक प्रकार से चुनौतीपूर्ण है। तिल एक ऐसी उपज है जिसको सामान्य वर्षा की जरूरत होती है। अधिक वर्षा तिल के लिए हानिकारक है और कम वर्षा भी तिल के लिए हानिकारक है। जहाँ पे औसत वर्षा होवे वहाँ पे तिल की खेती को बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। मगर उससे पहले मुझे पता चली तिल की खेती से जुड़ी एक समस्या। तिल की फसल को भारत के किसान वो सम्मान नहीं दे रहे जिसकी वो हकदार है। कितने बीघे में आप तिल की खेती करते हैं? ये बीघे में 8 बीघे में की। 8 बीघे की। और कुल कितनी जमीन है? कुल जमीन तो सरकारी है 50 बीघे। तो बहुत ही कम बीघे में मतलब करिए इसका क्या? ये वो लाली दूसरी फसल की है सर। दूसरी फसल करी? बाजरी की है, मूंगफली की है, हड्डी की है। लेकिन इसी फसल को किसान मेन उपज के रूप में उगाए और उसके साथ में जो दूसरी फसलें हैं उसको साथ में इंटीग्रेट नहीं करे तो तिल में बहुत सारे फायदे हैं। बीज बीज पर लिखा है उगाने वाले का नाम। इस फार्म में आकर मैंने जाना कि तिल के बीजों का भी अपना खानदान होता है। हर बीज की अपनी खासियत है और हर बीज को उगाने के अपने अलग फायदे हैं। जहाँ सूरज, सिंचाई और तिल के बीच आँख में चौले खेलते रहते हैं। तिल के ये नन्हे मुन्ने मुस्कुराते लहलहाते पौधे इंसानों की तरह बीमार भी पड़ते हैं। तिल की फसल को लेकर मतलब विशेष समस्या क्या आती है? आप अभी से जी कीटाणु की आती है। क्या कीड़ों की आती है? ये ऑल्टरनेरिया लीफ ब्लाइट है जो एक बीमारी है। ये पत्ती पर आक्रमण करती है। इसकी शुरुआत होती है एक भूरे रंग के चकत्ते की तरह। 2-3 दिन बीतने के बाद ये धब्बे बड़े हो जाएंगे। उसके बाद इन धब्बों के बीच में एक छेद बनता है जिसे हम शॉर्ट होल कहते हैं। ये वाला थोड़ा बड़ा होकर गिर जाता है। तो इस तरह से पहचान सकते हैं ऑल्टरनेरिया लीफ ब्लाइट। इस वक्त हम जिस खेत में खड़े हैं उसमें JCS 1020 नाम का बीज बोया गया है। तिल की फसल कई बीमारियों का शिकार हो सकती है। इनमें से एक बीमारी है सेस्मे फिलोडी। इस बीमारी का कारण है फाइटोप्लाज्मा। जब खेत में ये बीमारी फैलती है तो सारे फूल हरे रंग की पत्तियों जैसे सिकुड़ जाते हैं, जिसके कारण फसल की पैदावार में भारी गिरावट आ जाती है। जब फसल थोड़ी देर से बोई जाए तो बीमारी का खतरा बढ़ जाता है, खास तौर से खरीफ के मौसम में। ये तिल का पौधा स्टेम एंड रूट रॉट नामक बीमारी से पीड़ित है, जिसका कारण है माइक्रोफिना फेजोलिना। जिस पौधे को ये बीमारी लगती है वो पूरी तरह सूख जाता है, जबकि स्वस्थ पौधे खेत में लहराते रहते हैं। ये कैसा नुकसान है? ये नुकसान किया है इल्ली कीड़े ने। इस इल्ली को स्पिंज कैटरपिलर भी कहते हैं। इसको तिल की इल्ली का नाम भी दिया गया है। तिल की पत्ती इस कीड़े का भोजन है। ये सारी पत्तियां खा जाता है और पौधा सूखने लगता है। पहले चरण में पत्तियों का नुकसान होता है और फिर आगे चलकर इसकी पैदावार भी कम हो जाती है। ट्रेडिशनल तो चल ही रहा है,
लेकिन साइंटिफिक उसमें हम लोग थोड़ा ब्लेंडिंग करना चाहते हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि किसान जो पहले से करता आया है वो गलत कर रहा है, वो भी अच्छा कर रहा है, लेकिन उसको थोड़ा एक और साइंटिफिक बेस मिल जाए तो वो अच्छी तरीके से कर सकता है। विभिन्न रोगों में फिलेरी तिल फसल का एक विध्वंसक रोग है। ये रोग फाइटोप्लाज्मा द्वारा जनित होता है। झाड़ू जैसा गुच्छा में रूपांतरित हो जाने से छोड़ के ऊपरी हिस्से में झाड़ू दिखाई देता है। फूल का रंग हरे पत्ते के रंग में बदल जाता है और बीज कैप्सूल का टूटना व फट जाना इस रोग का प्रमुख लक्षण है। जब कटाई के बाद तिल को ढेर में रखा जाता है तो ये ढेर के नीचे छिप जाता है। इस नुकसान को बचाने के लिए भंडारण के समय हम फर्श पर नीम के उत्पाद बिखेर सकते हैं, जिसके ऊपर इसे 5 दिन तक रखा जा सकता है। ये कीड़ा खेत में भी लग सकता है और वहाँ पर बीज कोश को नुकसान पहुँचा सकता है। पेस्टिसाइड यूज हमको बहुत सोच के करना पड़ेगा। हमको टुवर्ड्स ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ही जाना पड़ेगा। केमिकल मुक्त खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्राकृतिक खेती, ये हमारा कर्तव्य है। प्यारे भाइयों बहनों, आज प्राकृतिक खेती भी आत्मनिर्भर का एक मार्ग है। फर्टिलाइजर से जितनी ज्यादा मुक्ति, आज देश में नैनो फर्टिलाइजर के कारखाने की नई आशा लेकर के आए हैं। लेकिन प्राकृतिक खेती, केमिकल फ्री खेती आत्मनिर्भर को ताकत दे सकती है। जो प्रकृति के साथ जीना जानते हैं, प्रकृति को प्रेम करना जानते हैं, भारत के आयुर्वेद पर जानते हैं। उसकी आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, उसमें बहुत अच्छा जो केमिकल वैल्यूज़ जिसको बोलते हैं, जिसको लिग्नान बोलते हैं, लिग्नान कंटेंट जो होता है सबसे ज़्यादा सेसम सीड में या तो तिल में पाया जाता है। वो बहुत ही लाभदायक होता है अपने स्वास्थ्य के लिए और अपने वेलबींग के लिए। उसमें काफ़ी दूसरी भी प्रॉपर्टीज़ हैं जो दूसरे ऑयल सीड्स में नहीं पाई जाती उतनी मात्रा में, जैसे कि लिनोलिक एसिड और लेनोलेनिक एसिड। वेरी गुड हाई कंटेंट ऑफ ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6। उसमें बहुत अच्छी मात्रा में फॉस्फोरस और पोटेशियम होता है। पौधे जैसे ही उगने लगते हैं, उगने के बाद 2-4 पत्ती के बाद अपने उसको देखना पड़ता है कि उसमें कीट वगैरह तो नहीं लगे। इसमें हरे मच्छर और पीले मच्छर की ज़्यादा शिकायत रहती है, तो उसके लिए हमने नीमास्त्र का प्रयोग किया है। तो उसमें नीमास्त्र बनाया था हमने। नीम की पत्ती को पहले रात भर उसको पानी में भिगोया, नीमास्त्र को कूटा और उसमें साबुन मिलाया, फिर उसका छिड़काव किया। उससे जो मच्छर जो है वो पूर्ण रूप से नष्ट हुए। जैविक खेती में खर्च कम लगता है और रासायनिक में ज्यादा लगता है, तो हमें जैविक ही करनी चाहिए। गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस सिफारिश करती है कि अगर आप अपने खेत में ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं तो आप बायो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करें। बायो फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक खेती का एक अहम हिस्सा है। यहाँ 2 तरह के बायो फर्टिलाइजर है, असोफल और पोस्ट बैक्टीरिया। असोस्पाइरेलियम खेत में नाइट्रोजन की कमी पूरी करता है, जबकि ये फॉस्फोबैक्टीरिया खेत को फॉस्फेट प्रदान करती है। इसके इस्तेमाल से पौधे स्वस्थ रहते हैं और ये दोनों ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ये है बायोकॉन्टिलीजेंट, ये है ट्राइकोडर्मा। ये एक बायो कंट्रोल एजेंट है जो फसल को बीमारी से बचाता है। जो भी किसान ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं वो इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इसका निर्माण करता है और इनकी सिफारिश भी करता है। हमारा अनुसंधान केंद्र इस पे शोध करता है और हम भारत के किसानों से इसके इस्तेमाल की सिफारिश भी करते हैं। अगर तिल के खेत की सिंचाई ड्रिप इरिगेशन से की जाए तो 40% तक सिंचाई का पानी बचाया जा सकता है। मक्का, बाजरा, ज्वार और सूरजमुखी की तुलना में तिल को कम पानी की जरूरत है। इसे तकरीबन 300 से 350 mm पानी की आवश्यकता होती है। फिलहाल मेरी जिंदगी सुबह और शाम में उलझी हुई थी। शाम की तन्हाई में कैप का तिलिस्म और दिन के उजाले में मेरा पहला प्यार, यानी तिल से ताल मिलाने का। धीरे धीरे तिल की महक मेरे दिमाग में बसने लगी। मगर तिल से मेरी असली मुलाकात हैदराबाद शहर के ICAR हेडक्वार्टर्स तिल का इतिहास समेटे हुए संग्रहालय में डॉक्टर राम्या से हुई। धरा पुराने जमाने में आदिवासी लोगों में तिल के बीज से दूध निकाल के नन्हे बच्चों को पिलाया जाता था और उनका मानना है तिल का दूध माँ के दूध जैसा श्रेष्ठ है। अरबी भाषा में तिल को
सिमसिम कहते हैं और बिना चूके मैंने कहा खुल जा सिमसिम। संग्रहालय में तिल के इतिहास और विज्ञान को बड़े करीने से सहेजा गया था। तिल में विभिन्न प्रकार की प्रजातियां होती हैं। ये काला तिल और ये भूरा और ये सफेद तिल। काले और भूरे से तेल निकाला जाता है। यहाँ मुझे तिल के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली। कमाल तो तब हुआ जब भारत के एक गांव में बच्चों की मसाज देखकर मुझे मेरा बचपन याद आ गया। चक्कर खा के गिरना और दादी माँ द्वारा मुझे तिल की शक्ति को समझना। अरे बिटिया, सदियों से ये तिल का तेल ही प्रकृति का वरदान है। प्रकृति का ऐसा अद्भुत उपहार जो गर्मी में शरीर की गर्मी खींच ले और सर्दी में जिसके लड्डू शरीर में गर्मी पैदा करे। तभी तो मुझे ये ख्याल आया कि भारत के कोने कोने में तिल का उपयोग पूजा से लेकर खाने में किया जाता है। अब तिल हमारे घरों में जैसे काले तिल है वो खाने के रूप में भी यूज किया जा रहा है। तिल के तेल से बहुत सारे व्यंजन बनाए जा रहे हैं। अभी हालिया में जब लॉकडाउन हुआ तब लोगों को पता चला कि तिल में इतने सारे गुण हैं जिसे हम अगर खेती करें तो किसानों को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। तो जो पद्धति अभी तक किसान अपना रहे थे उसको छोड़ के वो वैज्ञानिक पद्धति की तरफ मुड़ रहे हैं और आने वाले वर्षों में उसका बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। जहाँ पे तिल की पैदावार होती है उन स्टेट्स में जाके फार्मर मेला का आयोजन किया है। इन मेलों ने पिछले कुछ सालों से हजारों किसानों को भारत के तिल परिवार से जोड़ दिया है। कुछ नहीं है मेरे बस में डूबा तन मन। IOPEPC जैसे संगठन कटिबद्ध है भारत में तिल क्रांति लाने के लिए। एक ऐसी क्रांति जिसमें तिल का बीज उपलब्ध कराने से लेकर फसल के रखरखाव और बाद में मार्केट में उन्हें अच्छे दाम दिलवाने के लिए सारी जरूरी प्रक्रियाओं को किसान के दरवाजे तक पहुंचाया जा रहा है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो सके। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में सरकार कृषि के क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान किसानों, वैज्ञानिकों, विभिन्न संस्थाओं के साथ मिलजुल कर कर रही है। कृषि वैज्ञानिक इस आयोजन में प्रत्यक्ष और आभासी रूप से जुड़े हुए मेरे लाखों लाख किसान भाइयों और बहनों, किसान की आय को बढ़ाने के लिए एक के बाद एक अनेक कदम उठाए गए। मिट्टी की जांच से लेकर सैकड़ों नए बीज तैयार करने तक किसान को उसकी पसंद का विकल्प दे रहे हैं। इनकम डबल करना है जो अब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का सपना है, वो करना है तो हमको अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी ही पड़ेगी। जो हमने पल्सेस में करके दिखाया वो हमको ऑयल सीड्स में करना है। जो यील्ड है वो कैसे बढ़े उसके बारे में जानकारी दी जा रही है, जिससे किसान और व्यापारी दोनों को फायदा होवे, उसके साथ साथ में देश का भी फायदा होवे। टेस्टेड सीड होता है लेबोरेटरी में, वो सीड का मल्टीप्लिकेशन करके उसको एक सैंपल बना के या तो उसका पाउच बना के किसान को हाथ में मिले। मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि भारतीय तिलहन और उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा श्रेष्ठ गुणवत्ता वाले तिलहन बीज उत्पादन के लिए किसानों को जागरूक किया जा रहा है और खेत से थाली तक आपूर्ति श्रृंखला में किसानों, प्रसंस्करणकर्ताओं, निर्यातकों एवं अन्य हितधारकों को शामिल करते हुए तिल बीज की खेती के लिए अच्छी कृषि पद्धतियों एवं भंडारण प्रथाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। मैं राजू अब से मैं गुस्सा आपको थी, नए फिर पड़ाव मुझे पे ले लगा कि चलता गाइड ही तो है। लानत है तुम्हारी पढ़ाई पर राजू, अब तो दूसरों की मदद करने के लायक भी नहीं रहे तुम। इतनी दूर से आई धरा मैडम
इन खेतों की मिट्टी जांच रही हैं। मैडम ने तुम्हें गेट आउट बोलकर दफा कर दिया ना, ठीक हुआ है तेरे साथ। तू इसी के लायक है राजू, तेरे से कुछ नहीं हो सकता है, शर्म कर। मुझे तिल के लिए अच्छी खेती की पद्धतियों यानी कि GAP गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज के बारे में बताया गया था। मैंने इन अच्छी खेती का पद्धतियों को अपनाया एवं बोने के लिए तिल के प्रमाणित बीजों का प्रयोग किया, जिससे तिल उत्पादक एवं उत्पादकता दोनों में वृद्धि हुई और मुझे बहुत फायदा हुआ। मैं अपने किसान भाइयों को इस पद्धति को अपनाने की सलाह दूंगा। तिल का तेल सब तेलों में अच्छा होता है, अतः तिल की खेती की प्राथमिकता देना चाहिए। GAP में ये होता है कि किसान को सीड मिलते हैं, वो गुड क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का जर्मिनेशन टेस्टेड सर्टिफाइड सीड जो होता है वो मिलना बहुत ज़रूरी है। जब पैकेजिंग और गुणवत्ता का मिश्रण हो जाता है तो उसमें एक अलग क्रांति आ जाती है। तिल के सफर को पुनः समझे 2 पायदानों में। पहला, सर्टिफाइड बीज का ही उपयोग करें और औसत वर्षा के समय तिल के पौधों का बीजारोपण करें। तिल के नन्हे पौधों को कीड़ों और बीमारियों से बचाएं। दूसरा, पौधों को खेत में सही सिंचाई व्यवस्था और गैप की पद्धतियों का अनुसरण करें और भंडारण के स्थान तक संपूर्ण सुरक्षा के साथ पहुंचा दें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हिंदुस्तान तिल के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में उभरे और दिल से ताल मिलाएं। मैं राजू से ज्यादा उम्मीद लगा रही थी। इस झगड़े का सबक ये है धरा मैडम, कि खेत में अब तो भटका माफ राही कर दीजिए। अगर मंदिर प्लीज। में आके माफी मांगे प्लीज। तो उठक बैठक लगवाकर उसे माफ कर देना चाहिए। और मेरा दिन मिलते ही गए दोनों की। सर, हमें आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। स्पेशली गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस यानी कि गैप के बारे में जाना है, जिसकी वजह से इंडिया को तिल के एक्सपोर्ट में बहुत हेल्प मिलेगी और ये हर किसान मेले में दिखाया Great. जाएगा। मैं आपको सम्मानित करना चाहती हूँ। बहुत सुंदर। हार्दिक अभिनंदन। अरे 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 सर, ये सम्मान सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये सम्मान भारत देश के सभी किसान भाइयों के लिए है। India is exporting 3.5 lakh ton till. So India is also one of the largest exporter of sesame seed in the world. जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। दिल से ताल मिलाओ, तुम दिल से गुनगुनाओ। एक तिल और मेरा दिन मिलते ही गए दोनों की। जब से मिले एक दूजे संग, जैसे मिल गई नई मंजिल। दिल से ताल मिलाओ, तुम दिल से गुनगुनाओ। दिल से ताल मिलाओ, तुम दिल से गुनगुनाओ। कुछ नहीं है मेरे बस में, डूबा तन मन उसी के रस में। मिल गए दोनों कुछ इस तरह से, बह रहा हो जैसे नस में। दिल की खुशबू मन को भाए, सांसों में ये ऐसे समाए। धूप हो चाहे या हो गर्मी, सब मिटा के सर्द लाए। खिल उठी है जग की क्यारी, इस देश की मिट्टी है प्यारी। इसको अब माथे से लगाओ, आओ मिलके कदम बढ़ाओ।
से ताल मिलाओ। A film by IOBEBC and ICAR. Conceived and directed by Dinesh Srivastava.